तो सुनसान रोड पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से डर करके भाग रही थी। कोई इंसान था जो कार से उस लड़की का काफी समय से पीछा कर रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मैरी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मैरी घर को चलाने के लिए एक काम करती है। काम करने वाली वो घर में अकेली थी, इसीलिए कभी कभी घर के खर्चों में पैसे कम पड़ जाते थे और इसी वजह से वो अपनी बेटी सैनन के पास कॉल करके पैसे मांग लिया करती थी। इस समय वो अपनी बेटी के पास कॉल करके उनसे पैसे मांग रही थी। दरअसल सैनन वही लड़की है जिसे आप मूवी की शुरुआत में किसी से डर करके भागता हुआ देख रहे थे। सैनन अपनी माँ को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। घर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि मैरी की 2 और बेटी है जो उसके साथ में ही रहती है। सैनन पैसे लेकर के घर आने वाली थी और इन लोगों के साथ में डिनर करने वाली थी, लेकिन काफी समय बीत जाता है और वो डिनर पर नहीं आती है। यहाँ तक कि मैरी की एक बेटी सो भी जाती है। अब सैनन की ना आने की वजह से मैरी थोड़ा उदास थी और सैनन की जो बहन है कैथरीन, उनको भी पता है कि उनकी माँ नाराज है, इसलिए कैथरीन अपनी बहन सैनन के पास कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस कॉल पर जाता है। वो अपनी बहन को मैसेज देते हुए कहती है कि घर पर नहीं आई हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार माँ के पास कॉल करके बात कर लो। अब अगले दिन सुबह में इनके घर पर कॉल आता है। जब मैरी कॉल को रिसीव करती है तो उसे मालूम चलता है तो पीटर हैकेट नाम करके एक डॉक्टर है जो सैनन के बारे में पूछ रहा था। वो मैरी से कहता है कि सैनन के कुछ पैसे उधार बाकी हैं, जिसके बाद मैरी कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहती है, उसे यहाँ से गए हुए काफी समय हो चुका है। ठीक उसी समय कैथरीन भी आती है और अपनी माँ से कहती है कि सैनन के बॉयफ्रेंड ने भी मेरे पास कॉल किया था और वो मुझसे सैनन के बारे में पूछ रहा था। हैरानी की बात यह है कि आज से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे पास कभी कॉल नहीं किया। इसके बाद मैरी काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे अभी भी सैनन की फिक्र हो रही थी क्योंकि 3 से 4 दिन बीत चुके थे और सैनन का कोई भी कॉल नहीं आया था। इसी वजह से मैरी को अब टेंशन होने लगा था, इसलिए वो पुलिस के पास कॉल करके ये रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। लगभग 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इसी वजह से मैरी अपनी बेटियों के साथ न्यू जर्सी सिटी में जाती है। वो पुलिस थाने में जा करके रिपोर्ट को सामने से दर्ज करवाना चाहती थी। जब वो रिपोर्ट को लिखती है तो उसके रिपोर्ट को बहुत सारे रिपोर्ट के बीच में रख दिया जाता है, जिस वजह से मैरी को मालूम चल जाता है कि ये लोग उसकी बेटी की खोज में ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। इसी वजह से मैरी खुद सैनन के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और जा करके उससे पूछती है कि आखिरी बार उसने सैनन को कहाँ जाता हुआ देखा था। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि सैनन का एक ड्राइवर है और उसका ड्राइवर उसे लॉन्ग आइलैंड पर लेकर के गया था, क्योंकि इस बार उसका कस्टमर लॉन्ग आइलैंड पर ही था। यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि सैनन एक वेश्या थी जो कि अपने कस्टमर से पैसे ले करके रात में उनके साथ समय बिताती थी। अब इसके बाद मैरी उस ड्राइवर के पास जाती है और सैनन के बारे में पूछती है। उसका ड्राइवर भी यही बताता है कि मैंने उसे आखिरी बार लॉन्ग आइलैंड पर लेकर के गया था, लेकिन जब वो कस्टमर के पास से वापस लौट करके आई तो वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि वो रोड पर भाग रही थी और लोगों के दरवाजे को पीट करके उनसे हेल्प मांग रही थी। वो मेरे पास नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे उसी आइलैंड पर छोड़ करके चला आया। अब इसके बाद मैरी अपनी बेटियों के साथ लॉन्ग आइलैंड पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ के पुलिस थाने में जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जहाँ पर रिचर्ड नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जो उसकी बातों को सुनता है। और फिर कॉल ट्रेस करने के बाद मालूम चलता है कि सैनन ने पुलिस के पास फोन किया था। उसने पुलिस के पास 4 बजे कॉल किया था और पुलिस वहाँ पर जा करके 5 बजे पहुंची थी, यानी कि 1 घंटे बाद। जब ये लोग सैनन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि सैनन हेल्प के लिए इन्हें पुकार रही थी। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि जब हम वहाँ पर गए तो हमें वो लड़की तो नहीं मिली, लेकिन हमें वहाँ पर एक कपड़ा मिला। जब मैरी कपड़े को देखती है तो वो बताती है कि ये मेरी बेटी के ही कपड़े हैं, लेकिन अब मैरी रिचर्ड के ऊपर इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि आखिर उसकी सिक्योरिटी इतनी ढीली क्यों है। मेरी बेटी ने आपके पास 1 घंटे पहले कॉल किया था और इतनी इमरजेंसी होने के बावजूद आप 1 घंटे बाद वहाँ जाकर के पहुँच रहे हो। मैरी के कहने पर रिचर्ड अपने एक पुलिस ऑफिसर को लॉन्ग आइलैंड के ओप बीच पर भेजता है। दरअसल ओप बीच पर ही ढेर सारे अमीर लोग रहते थे और लड़कियों को बुलाते थे। अब ये पुलिस वाले यहाँ पर मैरी के बारे में और खोजबीन करने के लिए आए थे, लेकिन खोजबीन करने के बाद इन लोगों को 4 और लड़कियों की लाश मिलती है जिन्हें मार करके दफना दिया गया था। यहाँ पर हमें कमिश्नर डोमर को दिखाया जाता है जो इन लड़कियों के केस को हैंडल कर रहे थे। उनके पास मेयर का कॉल आता है और वो कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इन लड़कियों के केस को शांत कर दो, क्योंकि अगर सबको मालूम चल गया कि वहाँ पर कोई सीरियल किलर रहता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इसके अगले दिन फिर से मैरी थाने में जाती है और उसकी मुलाकात डोमर से होती है। मैरी की सारी बातों को डोमर सुनता है
है और उसकी रिपोर्ट को अच्छे से दर्ज करने के लिए कहता है। यहाँ पर मैरी ये भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड और उसका एक ड्राइवर है जो उसकी देखभाल करते हैं, और जिस दिन वो गायब हुई उससे एक दिन बाद ही पीटर हैकेट नाम करके एक डॉक्टर का कॉल आया था। इन सारी बातों को जानने के बाद सबसे पहले डोमर उसके ड्राइवर से बात करता है। उसका ड्राइवर बताता है कि उस रात सैनन को छोड़ने के बाद मैं उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जिस कस्टमर के पास वो गई थी वो कस्टमर मेरे पास आया। इसके बाद मुझे मालूम चला कि उस कस्टमर के पास से सैनन भाग रही थी। इसके बाद रिचर्ड उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। उसका बॉयफ्रेंड भी यही कहता है कि उसने मुझसे कॉल करके यही कहा कि मैं लॉन्ग आइलैंड पर जा रही हूँ, और इसके बाद मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। अब जिन लड़कियों की लाश ओब बीच पर मिली थी उनकी जांच होने के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया था, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार का सैनन का कोई जिक्र नहीं हो रहा था। इसलिए मैरी खुद उसके मिसिंग पोस्टर को निकलवाती है और सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड के थाने में ही जा करके उसे लगा देती है। इसी के साथ वो डोमर से ये भी कहती है कि जब तक मेरी बेटी मिल नहीं जाती है मैं ऐसे ही पोस्टर को लगाती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को बस ढूंढो। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उन परिवार वालों को दिखाया जाता है जिनकी बेटियों की मौत हो चुकी थी। दरअसल ये परिवार वाले लॉन्ग आइलैंड पर अपनी बेटियों की दुआ करने के लिए आए थे। तभी मैरी सभी परिवार वालों से कहती है कि हमारे बेटियों को धंधा वाली कह करके बदनाम किया जा रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से हमारे बेटियों का ये हाल हुआ है, हम इसे इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैरी सभी परिवार वालों को लेकर के ओब बीच पर जाती है। उसने कॉल करके न्यूज रिपोर्टर को भी यहाँ पर बुला लिया था। इसी के साथ वो पुलिस के पास कॉल करके ये बताती है कि ओब बीच पर एक लड़की तमाशा कर रही है। दरअसल वो देखना चाहते थे कि पुलिस कितने समय बाद यहाँ पर आती है। मैरी उस इंसान के घर पर जाती है जिस इंसान के घर सैनन उस रात आई थी, लेकिन शायद वो इंसान अब ये जगह छोड़ करके जा चुका था। तभी मैरी को सीढ़ियों के पास सैनन का एक सामान मिलता है। सिर्फ 12 मिनट हुए थे और पुलिस के साथ डोमर यहाँ आकर के पहुँच चुका था, जिसके बाद वो डोमर से कहती है कि उस रात तुम लोग यहाँ आने में 1 घंटे लगा दिए थे, अगर आज की तरह उस रात भी समय पर आए होते तो मेरी बेटी गायब नहीं होती। तुम्हारे डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद वो सैनन के सामान को डोमर को दे देती है और जांच करने के लिए कहती है। रात के समय में जब मैरी बैठी हुई थी तभी उसके फोन पर कोई इंसान कॉल करता है। दरअसल जिस इंसान ने कॉल किया उसका नाम जोसेफ था। वो मैरी को बताता है कि मैं पीटर हैकेट का पड़ोसी हूँ, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन लड़कियों की लाश को पीटर हैकेट ही दफनाते हैं और मैं पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि उसी ने ही सैनन के साथ में कुछ गलत किया है। वो कस्टमर ठरकी भले ही था लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता है, मुझे अच्छे से पता है। अब यह सब जानने के बाद मैरी जा करके डोमर से मिलती है और वो डोमर को डॉक्टर पीटर हैकेट के बारे में बताती है। तो तभी रिचर्ड कहता है कि बिना सबूत के हम किसी भी इंसान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अब इसके अगले दिन सुबह डॉक्टर पीटर से मिलने के लिए मैरी खुद उनके घर पर जाती है, जहाँ पर मैरी की मुलाकात उनके नौकर से होती है, क्योंकि पीटर इस समय इस घर पर नहीं था, वो अपने काम पर गया था। दरअसल सैनन उस रात भाग करके पीटर के दरवाजे पर भी आई थी। हालांकि उस रात पीटर नहीं थे लेकिन उसका नौकर था, जिसके बाद उसका नौकर बताता है कि उस रात वो लड़की भाग करके यहाँ पर आई थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। उसके कहने पर मैंने पुलिस के पास फोन भी किया और पुलिस से बात भी की, लेकिन उस समय वो लड़की मेरे पास से भाग गई। तभी मैरी को यहाँ पर कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। अब उस कैमरे के वीडियोस को निकालने के लिए वो एसोसिएशन रूम में जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर पीटर से होती है। मैरी उससे कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था मुझे वो जानने के लिए कैमरा के वीडियोस को चाहिए। इसके बाद पीटर कहता है कि अगर उस रात तुम आई होती तो वीडियो मिल जाता, क्योंकि नई वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद पुरानी वीडियो डिलीट हो जाती है। अब इसके बाद हमें ओब बीच पर एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसके डॉग को एक और लाश मिली थी। जिसके बाद सभी पुलिस वाले आकर के अपनी जांच करना शुरू कर देते हैं। मैरी यह देखने के लिए आई थी कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं है, लेकिन वो लड़की सैनन नहीं थी बल्कि कोई और था। अब इसके बाद मैरी जा करके फिर से जोसेफ में मिलती है, जहाँ पर जोसेफ बताता है कि लगभग 15 सालों से एक सीरियल किलर इन लड़कियों को बीच पर दफना रहा है और ये सभी लड़कियां वही हैं जो धंधा करने के लिए यहाँ पर आती हैं। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि पीटर के घर के पीछे जो दलदल है पुलिस वाले ने अभी तक वहाँ की जांच नहीं की है और हो सकता है कि पीटर ने तुम्हारी बेटी को वहीं पर दफनाया हो। इसके बाद सभी परिवार वाले मिल करके अपनी बेटियों के लिए दुआ करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी एक औरत आकर के मैरी को टीवी ऑन करने के लिए कहती है। टीवी को ऑन करने के बाद मैरी देखती है कि डोमर रिपोर्टर से कहता है कि वो उन्हीं लड़कियों की जांच कर रहा है जिनकी लाश मिली है और इन लड़कियों के साथ में क्या हुआ इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस केस को यहीं पर बंद करना चाहता है। यह जानने के बाद मैरी गुस्सा हो जाती है
और वो जा करके डोमर से मिलती है। वो डोमर से कहती है कि तुम इस केस को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हो, मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली है। तो डोमर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। हमने तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन उसका कुछ नहीं पता चल पाया है। डोमर को भी ये बात मालूम चल गया था कि मैरी ने अपनी बेटी सैनन को अपने से खुद ही दूर किया था और सैनन बचपन से ही अपनी माँ से अलग रह रही थी और यही वो मेन वजह थी कि वो वैश्या बन गई। जब ये बात कैथरीन को मालूम चलता है तो वो भी अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने कैथरीन को बता रखा था कि सैनन अपने आप से ही हमसे दूर गई है। इसके बाद मैरी कैथरीन को बताती है कि उसे जो बीमारी थी उसका इलाज करवा करके मैं परेशान हो गई थी। मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा करके सब कुछ किया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी और उस बीमारी की वजह से उसका जो पागलपन था उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और यही वजह है कि मैंने उसे अपने से दूर रखा। अब इसके बाद हमें सभी औरतों को दिखाया जाता है जो अपनी बेटियों के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन दुआ करने के लिए मैरी नहीं जाती है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि उसकी बेटी जिंदा है और वो कहीं दूर भाग चुकी है। ये सोच करके वो अपनी बेटियों को लेकर के घर चली जाती है। अब वापस घर जाने के बाद पूरे 1 साल बीत चुके थे लेकिन अभी भी मैरी अपनी बेटी सैनन को पूरा याद कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एक न एक दिन जरूर उसकी बेटी उसके पास आएगी। सालों बीत जाने के बाद मैरी के पास एक कॉल आता है। जिस इंसान ने कॉल किया था वो जोसेफ था। वो मैरी को बताता है कि पीटर अपने घर को खाली कर रहा है और ये अच्छा मौका है, तुम आ करके उसके दलदल की जांच करवा सकती हो, क्या पता तुम्हारी बेटी की लाश वहाँ पर तुम्हें मिल जाए। अब इसके बाद मैरी दोबारा लॉन्ग आइलैंड पर जाती है और वो पीटर से मिलती है। यहाँ पर पीटर मैरी से कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे सुनने के बाद मुझे भी बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो मेरे पास यहाँ आया करती थी। इसके बाद मैरी जा करके फिर से डोमर से मिलती है और वो उससे कहती है कि अब पीटर उस जगह को खाली कर चुका है तो अब वो जगह उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ जा करके उस दलदल में छानबीन करो। अगर मेरी बेटी की लाश भी मिल जाती है तो मेरी जो उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी और जो सच्चाई है वो मुझे मालूम चल जाएगा। इसके बाद डोमर काफी सोचता है और वो सोचने के बाद एक डिसीजन लेता है। इसके बाद अगले दिन मैरी देखती है कि डोमर अपनी पूरी टीम के साथ उस दलदल के पास जाता है और उस दलदल के पास पूरी तरीके से साफ सफाई करने के बाद जांच शुरू कर देता है। काफी समय के जांच करने के बाद डोमर की टीम को कुछ मिलता है। इन लोगों को एक लड़की का पर्स मिला हुआ था और उस पर्स के ऊपर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और ये किसी और का नहीं बल्कि सैनन का ही पर्स था क्योंकि पर्स के अंदर जो आईडी था उस पर सैनन का नाम लिखा हुआ था। इस तरीके से काफी रिसर्च करने के बाद इन लोगों को सैनन की लाश मिल जाती है जो कि अब पूरी तरीके से सिर्फ कंकाल बन चुका था। लाश को देखने के बाद मैरी को दुख भले ही हुआ लेकिन उसकी जो उम्मीद थी वो अब खत्म हो चुकी थी और ये एक अच्छी बात है कि जो सच्चाई है उसके बारे में मैरी को मालूम तो चला, लेकिन सबसे बुरी खबर ये थी कि आज तक उस सीरियल किलर के बारे में मालूम नहीं चल पाया जो इन लड़कियों को 15 सालों से इस बीच पर दफना रहा था। खैर इसके बाद मैरी अपने परिवार के साथ अपनी बेटी की लाश को लेकर के घर चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।